वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 एग्जाम के लिए रात को 9 बजे हम लोग डेली टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सेकंड है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन डेली डिस्कस करके उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं वो देखते हैं। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आरओ का री एग्जाम हो, दोनों एग्जाम के लिए क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे टेस्ट सीरीज वाली क्लास देखने को मिलेगी और इससे रिलेटेड जो जीएस की क्लासेस हैं वो आप दोपहर 1 बजे देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके लिए मैं एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी बच्चे यूपी पीसीएस 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 2025 के लिए भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स के जरिए से कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स हैं, डेली क्लासेस दी जाती है, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस आपको सारी मिल जाएंगी, डेली प्रैक्टिस भी होगी, टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आपका ये कोर्स बनाया गया है, तो आप फोकस कीजिए। अभी जो समय है जो 24 वाले जो एग्जाम दे रहे हैं 2024 का, वो लोग टेस्ट सीरीज पे फोकस कीजिए या फिर क्विज लेकर के आप सॉल्व कीजिए, वो हेल्पफुल रहेगी। और 2025 के लिए आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर जानकारी लेकर के अपना कोर्स परचेज कर पाएंगे या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे भी आपका जो भी कोर्स लेना है उसके सारे फीचर्स दिए हुए हैं, उनको देखते हुए आप अपना कोर्स परचेज कीजिए। और हाँ, ज्ञानसुख कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जैसे कि डेली हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो गए थे इस सीरीज के और आप सभी लोग की शिकायत की थी कि क्वेश्चंस कम हैं, मैं क्वेश्चंस बढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे आपके और जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए और आपको क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए जो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप चैनल को अभी तक देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया और हेल्पफुल रह रहे हैं वीडियो तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 41st क्वेश्चन देखते हैं। तो 41st क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर और दलित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करना था। सेकंड स्टेटमेंट है जोएल लाकड़ा और पाल दयाल ने सनातन आदिवासी महासभा के माध्यम से आदिवासियों को सुधारने का प्रयास किया था। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट देख करके आपको सही उत्तर देना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। मतलब ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, याद होना चाहिए कब की, तो 1873 में थी, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि आदिवासी महासभा के माध्यम से आदिवासियों को सुधारने का प्रयास किया था थेबल उरांव ने। किसने? थेबल उरांव। तो ये गलत हो गया, इसलिए स्टेटमेंट ए करेक्ट है। 42nd क्वेश्चन देखिए और सही उत्तर का चयन करना होगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शासन के दौरान सर जॉर्ज ऑक्सीडेंट बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, ठीक है। नेक्स्ट है 1876 ईस्वी में वायसराय थे लिटन, इन्होंने सुझाव दिया था कि भारतीय राजाओं की एक आंतरिक परिषद का गठन किया जाना चाहिए और गोपाल कृष्ण गोखले के संपादन में वर्ष 1911 में नागपुर में हितवाद नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो हितवाद से कौन जुड़े हुए हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। कब? तो 1911 में और नागपुर में ये समाचार पत्र शुरू किया गया था। और लिटन ने सुझाव दिया था कि भारतीय राजाओं की एक आंतरिक परिषद गठन करना चाहिए, ठीक है। और जो पहले गवर्नर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, कौन थे? जॉर्ज ऑक्सीडेंट, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43rd क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर की विजय का उल्लेख तिरुनेंदुगलम शिलालेख में मिलता है। सेकंड है तिरुचिरापल्ली और कावेरीपट्टनम चेरों की प्रारंभिक राजधानियां थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था बृहदत्त राजवंश। अब बताएंगे इनमें से कौन से करेक्ट ऑप्शंस होंगे, तो वो हो जाएंगे पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट। तो चोल शासक विजयालय द्वारा,
तंजौर की विजय का जो उल्लेख मिला है वो किसमें है? तिरुनेंदुगलम शिलालेख में, याद रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ये जो तिरुचिरापल्ली और कावेरीपट्टनम, ये चोलों की, ना कि चेर थे, यहाँ पर चोल की प्रारंभिक राजधानी थी। और पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो बृहदत्त राजवंश था। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 44th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला स्टेटमेंट है जॉर्ज चार्नॉक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना। तो कलकत्ता शहर की स्थापना कब हुई थी? 1690 में हुई थी, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली, बंगाल में व्यापार करने की अनुमति कहाँ पे मिली? तो 1651 के समय पर। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना होगा, 1602 में। तो सबसे पहला क्या होता है वो आपको देखना है। सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बाद में हुगली, बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिलती 1651 में। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। और होमवर्क आपका ये, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी यूरोपियन कंपनीज आई थी भारत में, ठीक है, उन सभी को आपको याद रखना है। और उन्होंने पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई या उनकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं क्वेश्चन जो पूछती हूँ आपसे डेली, उसमें बहुत कम ही लोग के कमेंट आते हैं। लाइक एक है विराट नाम से कोई कमेंट आता है, वो करते हैं आंसर। और प्रदीप जी कभी कभी, शिवानी जी है, बाकी कोई भी लोग आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते। पीयूष जी आप भी करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आप आंसर दें। कमेंट सेक्शन चेक करें, किसी न किसी ने आंसर दिया होता है तो आप वही देख लें। एटलीस्ट वो क्वेश्चन तैयार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रश्न पूछे गए होते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है कि आपको जितनी भी यूरोपियन कंपनीज हैं सबकी स्थापना वर्ष और उनका क्या है कि उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, ये आपको पता होना चाहिए। आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 4321। आप लोगों को पिछले सेट के जो मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, जैसे कि पहला सेट हुआ, दूसरा सेट हुआ, जितने भी उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश करूंगी एक ही वीडियो में डाल के आपको दे दूं। तो एक एक करके वीडियो आप वो भी रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन डेली कर रहे वो तो कर ही रहे हैं, साथ में 150, 200, 100 प्रश्न एक साथ अगर करने हैं तो आप वाला वीडियो भी देख सकेंगे रिवाइज करने के लिए। तो 45th क्वेश्चन देखिए, अभी क्या इसमें सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? मुदगी का युद्ध। तो मुदगी के युद्ध का आपको समय पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे युद्ध क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकते हैं, खासकर आरओ एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन वो होते हैं जो एग्जाम में आप जिन युद्धों को ज़्यादा याद नहीं रखते हैं। तो मुदगी का युद्ध 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच हुआ था, और जिसमें अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल से ही जीत मिली थी। बिल्कुल सही दिया गया है। सेकेंड है, वर्ष 1905 में बनारस में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बिल्कुल सही दिया गया है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्हीं से जुड़ा है, गोपाल कृष्ण गोखले से। 1905 में इसकी इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। थर्ड है सर सैयद अहमद खान ने 1906 ईस्वी में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खान गलत हो जाएगा, यहाँ पर लियाकत हुसैन थे। लियाकत हुसैन ने जो रेलवे हड़ताल थी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये 1906 में हुई थी। इस प्रकार अगर उत्तर देखेंगे तो हमारा सामने ही दिख रहा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन मुझे पता आपको नहीं दिखते होंगे, लेकिन आपको ये तो पता ही रहता है ना कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, आप वो देख सकते हैं। मैं ज़्यादा छोटा कर दूंगी तो फिर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे नहीं, है ना। तो 46th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। अब बताना है ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी थीम है वो आपको याद करनी होती हैं। पिछले अब ये 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हो गए ना, इन सब की आपको क्या करना पड़ेगा? थीम की याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि टीबी डे हो गया ना, वर्ल्ड टीबी डे हो गया, या टीबी डे का हमारा टारगेट कब तक है खत्म करने का, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। इस बार का थीम क्या था? अभी देखिए विश्व ओजोन दिवस दिया गया है, ठीक है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व जल दिवस तो 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च। पर्यावरण दिवस 5 जून को। और विश्व पृथ्वी दिवस तो ये मार्च था जल दिवस, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है, ना कि 2 अप्रैल। तो ये गलत हो गया, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। 47th क्वेश्चन देखिए, रंगीत जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है, तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना मणिपुर में है, कोपली जल विद्युत परियोजना मिजोरम, और तुरियल जल विद्युत परियोजना असम में। जो फेमस है वो तो याद ही होती है, दिक्कत तो यहीं पर है इस तरह की जो जल विद्युत परियोजना होती है। तो रंगीत जल विद्युत परियोजना सिक्किम की है, बिल्कुल सही। तिपाईमुख मणिपुर, रंगीत सिक्किम, तिपाईमुख मणिपुर, ठीक है।
कोपली असम की है और जबकि तुरियल कहाँ की है, मिजोरम की है। बस ये गलत हो गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 क्वेश्चन, कश्मीर हिमालय करेवा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और जो केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। बिल्कुल सही है। करेवा किसके लिए फेमस है, केसर की खेती के लिए, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट है चिनाब नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है जहां इसे लॉन्गचेन खम्बम के नाम से जानते हैं। क्या ये करेक्ट है स्टेटमेंट? तो सोचिए चिनाब यहाँ कहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सी याद रखनी है, तो सतलज याद रखनी है। कौन सी, सतलज। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर के पास है राकस्ता, वहां से निकलती है और इसको वहां पर लांगचेन खम्बम के नाम से जानते हैं। फिर ये भारत में जब एंटर करती है तो सिपकिला पास से हिमाचल प्रदेश से होते हुए पास करती है। ठीक है। इससे जो सहायक नदी आकर के मिलती है उसका नाम है ब्यास। और सिंधु की सहायक नदियों में से ब्यास एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल भारत में फ्लो करती है। बाकी सारी जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो झेलम हो गई, ठीक है, झेलम के बाद बाकी की जो नदियां सतलज वगैरह, ये सारी आगे जाकर के मिलती हैं पाकिस्तान में। लेकिन ब्यास एकमात्र नदी है जो सतलज से मिल जाती है और भारत में ही प्रवाहित होती है। अब होमवर्क ये है आपके लिए कि सतलज से ब्यास किस जगह पर मिलती है, उस स्थान का नाम बताना है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या सही होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। 49 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। सेकंड देख लेते हैं, तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बम या सेरमुख के नाम से जानते हैं। अभी हमने सतलज को पढ़ा था लॉन्गचेन खम्बम। ठीक है। फिर थर्ड है सतलज नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए कुख्यात रही है। स्टेटमेंट आपको देख करके बताने हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए। तो सिंधु नदी हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है, सबसे पश्चिमी तो बिल्कुल सही है। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बन या सेरमुख के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। और सतलज को लॉन्गचेन खम्बम। ठीक है। सतलज नदी देखिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, ना कि सतलज है, तो ये गलत हो गया। बिहार का शोक कोसी नदी अपनी धारा बदलती रहती है, इस वजह से कुख्यात है। ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, 1, 2, 4 ऑप्शन बी करेक्ट है। 50वां प्रश्न देखते हैं। इसमें गोखुर झील, पहला जो स्टेटमेंट है, गोखुर झीलें अधिकतर मध्य गंगा के मैदानों में पाई जाती हैं क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्ग के रूप में बहती हैं। ठीक है। सेकंड है संकोस नदी को म्यांमार में पूना सांगचू के नाम से जानते हैं और उत्तरी भूटान से निकलती है। थर्ड है पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है। बताइए कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, जो संकोस नदी है ये भूटान में पूना सांगचू के नाम से जानते हैं, भूटान में। ठीक है। और यह उत्तरी भूटान से निकलती है, म्यांमार में नहीं। ठीक है। तो सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड सी पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है। पटकाई बूम आपने पढ़ा है ना, तो ये पहाड़ियां जो नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो आपको याद रखना है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ठीक है। आगे पढ़ेंगे पटकाई पहाड़ियां आ जाएंगी, नागा हिल्स है, मणि हिल्स है। यहाँ पर मेघालय में कौन सी हो जाएंगी, गारो खासी जयंतियाँ, यहीं से एक बराइल रेंज भी जाती है। ये सब आपको, जब मैं किसी नॉर्थ ईस्ट में किसी भी पहाड़ी की बात करूँ ना, तो पूरा मैप आपके सामने आना चाहिए। अब ऐसी तैयारी होनी चाहिए आपकी। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अब 51st क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सिंधी भाषा को 1967 के, माफ कीजिएगा, 23वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है 2011 के 96th अमेंडमेंट के द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया भाषा कर दिया गया था और इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, 1967 का तो अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन ये 21वां था संशोधन, 21वां। 21 को आप 20 से जोड़ देंगे, सा हो जाएगा ना, सा से सिंधी बना लीजिएगा, याद हो जाएगा, है ना। अगला अमेंडमेंट होता है 71st। ठीक है, जिसके जरिए से क्या होता है कि मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 भाषा जोड़ी जाती है। इसके बाद अगला अमेंडमेंट होता है जिसके जरिए से 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये सारी भाषाएं मैंने आपको बता दी हैं। इनसे जुड़े जितने अमेंडमेंट हैं 8वीं अनुसूची में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और याद रखिए 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है, कब कौन सी भाषा जोड़ी गई ये भी आपको याद होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा इसका, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि 96th अमेंडमेंट हुआ तो ओडिया भाषा को उड़िया कर दिया गया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही, पहला गलत है।
कुछ ट्रिक मैं और बता दे रही हूँ, जैसे कि आपको याद रखनी है ये मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। तो मैंने इसकी एक ट्रिक सोची है, वो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि मंकी करके याद कर लीजिए। तो मंकी या जो भी आपको जो सही लगे, मंकी से हो जाएगा, आप मणिपुरी कर लीजिएगा, वैसे तो अलग लिखा हुआ है बट याद कर सकते हैं, नेपाली कर सकते हैं, ठीक है, और फिर कोंकणी, ऐसे ही करके आप बना लीजिएगा जो भी ट्रिक है। और नेक्स्ट हो जाएगी जो BDMS करके आप याद कर सकते हैं, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली या बॉडमॉस करके, जो भी आपकी ट्रिक बने आप जैसे भी याद कर सकते हो हिंदी इंग्लिश में, बट याद रखना है, ठीक है। तो 52nd क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, 2014 के 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नई संस्था बनाई गई, जिसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने को कहा गया। मतलब ये जो नई संस्था बनाई गई वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति थी, ठीक है, जो आयोग था। सेकेंड है 2011 के 97th अमेंडमेंट के द्वारा सहकारी समिति बनाने के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया। थर्ड है 2012 के 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में सहकारी समितियों के लिए एक नया भाग 9B जोड़ा गया, ठीक है, 9 का खा जोड़ा गया। अब ये उत्तर आपके सामने है, देख करके सही उत्तर का आप चयन करेंगे। इसमें देखते हैं, पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि 2011 का ही हुआ था 97th अमेंडमेंट, ठीक है। सहकारी समिति बनाने के लिए जब दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 97th अमेंडमेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला कथन सही है। 53rd क्वेश्चन पे आ चुके हैं, सारे ऑप्शन देखिए और सही उत्तर को चुनना है। सबसे पहला, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। देखिए, कैग हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, गवर्नर हो गए, ठीक है, इन तरह की जो इनसे फैक्ट पूछे जाते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका वेतन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर इनको अपने पद से हटाना है तो कैसे हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, नियुक्ति कौन करता है, कौन हटाता है, इन सब की एक जगह छोटी सी लिस्ट बना लीजिए, याद रहेगा। फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा में एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कैग अपनी नियुक्ति की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, बिल्कुल सही। और भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अब इनके बारे में जान लीजिए, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल कौन सा है, 148 याद रखिएगा। ये इनका स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है, जिनको महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, और ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। इनकी उम्र क्या रहेगी, 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाए ना, आप फिर से पूछ लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो 54th क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। आर्टिकल 87, देखिए आर्टिकल्स याद होने चाहिए। आर्टिकल हैं, शेड्यूल हैं, पार्ट्स हैं, और जो संविधान के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी आपको याद रखने हैं। फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल हैं, मतलब जो पार्ट आर्टिकल 1 से लेकर के 50 तक है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर प्रेसिडेंट के बारे में, उसके बाद हो गया जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग अभी आपने पढ़ा, गवर्नर के बारे में पढ़ा, संसद के बारे में पढ़ा, कुछ ये आर्टिकल्स और याद रखने हैं आपको, ठीक है। अगला देखिए, ये जो आर्टिकल 87, इसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, बिल्कुल सही। आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात हो रही, 165। विधान परिषदों की संरचना आर्टिकल 170, और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया गया 176। तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176, और 87 में राष्ट्रपति का विशेश अभिभाषण। आर्टिकल 170 जो है वो विधान सभाओं की संरचना से है, और आर्टिकल 170 फर्स्ट हो जाएगा विधान परिषद से, याद रहेगा 70 71, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, 1 2 एंड 4। 55th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। थर्ड है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, और बताइए कौन सा उत्तर सही दिया गया है। चलिए देखते हैं।
ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड और फोर्थ भी करेक्ट है। संविधान द्वारा प्रदत्त जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें केवल नाम मात्र का जो कार्यकारी प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होती। वास्तविक और कार्यकारी शक्तियां जो वास्तविक हैं वो सारी प्रधानमंत्री में नियुक्त होंगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, 3, 4, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इन वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो और लोग कैसे इसको फॉलो करेंगे। अगर आपको फॉलो करना है तो आप और लोगों की भी कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ जो आपके लिए हेल्पफुल है, और ज़्यादातर कंटेंट आपका सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड रहता है। मैं इधर की कोई भी बात नहीं करती हूँ, तो सिर्फ पढ़ाई के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 56 क्वेश्चन देखते हैं। पहला कथन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76। तो महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी हमने और किसकी पढ़ा था? कैग की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आर्टिकल 148, अब नहीं भूलना चाहिए। अब अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे, आर्टिकल 76। ठीक है, नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 79 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले योग्य व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी नियुक्त करता है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल गलत दे दिया गया, ये हो जाएगा 76 क्लॉज 1 के अनुसार। तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। होमवर्क आपके लिए अगला प्रश्न ये है कि कैग को और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो दोनों हैं, इनको अपने पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है या फिर और कोई प्रक्रिया, वो आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर 1 और 2, 3 करेक्ट है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 57 क्वेश्चन देखिए। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2013 में प्रकाश में आया नवीन शर्मा मामला व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित था। सेकंड है, वर्ष 2002 में प्रकाश में आया ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामला स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली से संबंधित था। और थर्ड है, वर्ष 1981 में प्रकाश में आया भीम सिंह जी मामला कल्याणकारी राज्य से संबंधित था। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। 58 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यपालिका में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है? दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इसमें दिल्ली है, ठीक है, पुदुचेरी है, जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, लक्षद्वीप नहीं है। अगला प्रश्न ये भी आपको तैयार रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चयन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, और अब इनको तो आप बताएंगे ही, और कौन सा अमेंडमेंट रिलेटेड है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जितने भी प्रश्न दे रही हूँ सब मैंने डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए मैं बताती चल रही हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपने नहीं तैयार किया है तो कर लीजिए। 59 क्वेश्चन देखिए। पहला है, भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड है, आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, पार्ट 2। भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से लेकर के 35 तक, और जो भाग 8 है वो संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र है ना, आर्टिकल 239 से 242 तक। ठीक है, सही है। भारत का जो भाग 18 संविधान के संशोधन से रिलेटेड है, तो संशोधन के लिए कौन सा भाग होगा? 20 है संविधान के संशोधन से, आर्टिकल 368। तो भाग 18 क्या है? आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 60वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 244 से 275 तक दिए गए हैं? सिक्किम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, इनमें से बताना है सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, ये रिलेटेड होगा। 6ठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, एटीएम करके आप याद कर सकते हैं। इसमें एक और है राज्य, वो कौन सा है? आप ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। इसके साथ में आप यूपी PCS प्रीलिम्स 2024 की टेस्ट सीरीज या फिर 2025 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स लॉन्च हो चुका है, और यूपी SSSC से रिलेटेड जो एग्जाम्स आ रहे हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है, वो प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए कोर्स से।
ठीक ठाक समय है, अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, तो तब तक आपके एग्जाम तक आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर चुके होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक साथ प्रोवाइड करती रहूँगी, वो भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।